वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। और आज बहुत समय के बाद हम वीडियो के थ्रू फिर से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए, आज न्यू लर्न वेल सोशल स्टडीज़ की क्लास 5th की ये बुक है और इसका लेसन नंबर है 11। नेचुरल डिज़ास्टर्स, आई एम सो सॉरी। और इसमें देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लड्स के बारे में पढ़ेंगे, ड्रॉट्स के बारे में पढ़ेंगे, साइक्लोन्स, सुनामी और वोल्केनोस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या होती हैं। डिज़ास्टर्स अपने अपने आप में ही आपको समझ में आ गया होगा कि जिनसे तबाही होती है। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो खैर सारी हैं और भगवान ना करे किसी को भी इनका सामना करना पड़े, लेकिन जो सबसे पहले आता है डिज़ास्टर, जो आपको स्कूल में भी सबसे ज़्यादा सिखाया जाता है, वो आता है, उसका मैनेजमेंट सिखाया जाता है, वो है अर्थक्वेक। तो देखिए बेटा, अ नेचुरल डिज़ास्टर इज़ द डैमेज और डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेज. It results in great loss of life and property. In this chapter, we will discuss about the different types of natural disasters. यानी कि जो नेचुरल डिज़ास्टर होती है उससे लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान होता है। लोग भी मरते हैं, प्रॉपर्टी भी नाश होती है और पैसा भी बर्बाद होता है। और इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली नेचुरल डिज़ास्टर है अर्थक्वेक। एन Earthquake is a natural disaster which causes the surface of the earth to shake and tremble. It may further lead to other disasters such as landslides and tsunamis. The intensity of an earthquake is measured on the Richter scale. The scientific study of earthquakes is called seismology. इसमें क्या होता है, जब आपको पता है ये भूकंप आता है तो धरती क्या होती है, हिलती है। और अगर इसकी वजह से और भी चीज़ें जैसे कि भूस्खलन हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है, जिसमें पहाड़ों पे आपने कई बार वीडियोस में देखा होगा कि ज़मीन ऐसे खिसक खिसक के गिरती है। सुनामीज़ आपने देखी होंगी कि जिसमें बहुत ऊंची ऊंची सागर की लहरें आती हैं और वो बिल्डिंग ध्वस्त कर देती हैं, बहा ले जाती हैं शहर के शहर। तो अर्थक्वेक की वजह से ये सब कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, और अर्थक्वेक की इंटेंसिटी किस पे नापी जाती है, रिक्टर स्केल पे नापी जाती है, उसे रिक्टर स्केल कहा जाता है। यानी जब भी कभी आप न्यूज़ सुनोगे तो न्यूज़ में बताएंगे कि रिक्टर स्केल के पैमाने पर इतने पॉइंट इतने दशमलव का, मतलब हिंदी में बोलेंगे 10 दशमलव, अगर पॉइंट में बोलेंगे तो बोलेंगे 4.2 का था ऐसे। ठीक है, इंटेंसिटी होती है। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक होता है उतना ज़्यादा ही वो नुकसान कर सकता है। और जो अर्थक्वेक को स्टडी करते हैं, जो उसकी साइंटिफिक स्टडी होती है, उसे बोलते हैं सेस्मोलॉजी। इसके बाद देखिए कॉजेज, कैसे क्या कारण होता है कि अर्थक्वेक होता है, आता कैसे है। अर्थक्वेक ऑकर्स ड्यू टू इंटरनल प्रेशर्स विद इन द अर्थ। यानी पृथ्वी के अंदर जो अपने आप ही प्रेशर्स बन रहे होते हैं, दबाव पड़ रहा होता है, उसके कारण अर्थक्वेक होता है। और जो अर्थक्वेक की ओरिजिनेट पॉइंट होती है उसे फोकस कहा जाता है। ठीक है, द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। यानी नीचे से कहीं अंदर से अर्थ के वो शुरू होता है और ऊपर जो पृथ्वी पे जो हमें महसूस होता है उसे एपी सेंटर कहा जाता है। कभी भी आप न्यूज़ में देखना तो बोलेंगे कि उसका सेंटर उस जगह था और हम कितनी दूर तक वो महसूस होता है। यानी हरियाणा में अर्थक्वेक आया होगा तो आपको दिल्ली एनसीआर में पता चलेगा कि हाँ भूकंप आया है। द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक इज ग्रेटेस्ट एट, हाँ, जो एपी सेंटर जहाँ पे उसका सेंटर होगा वहाँ पे उसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है, क्या नुकसान होता है। इट कॉजेज अ ग्रेट लॉस। हमेशा ही कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर हो वो लॉस करती है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का। यानी उसमें लोग मरते हैं, बिल्डिंगें तबाह होती है, बिल्डिंगों के जो अंदर सामान होता है वो तबाह होता है, तो ये सब नुकसान होता है। एन अर्थक्वेक दैट टेक्स प्लेस अंडर द ओशन कैन गिव राइज टू अ सुनामी। और अगर एक सागर या महासागर के अंदर अर्थक्वेक आ जाए तो उससे क्या, सुनामी आ सकता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट व्हेन एन अर्थक्वेक विल ऑकर। आप ना थोड़ा सा मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मेरे दांतों में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं कभी कभी टंग ट्विस्ट हो जाती है तो फंबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट। इसको जानना बहुत ही मुश्किल है। आप पहले से कोई नहीं बता सकता कि अर्थक्वेक कब आने वाला है। जो सेस्मोलॉजिस्ट होते हैं, जो सेस्मोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, उनके पास एक स्टडी पैटर्न होता है जिसके थ्रू वो ये जानते हैं कि भाई ये एरिया अर्थक्वेक प्रोन्स है, मतलब इन एरियाज़ में ज़्यादातर संभावना है अर्थक्वेक आने की, लेकिन कब आएगा ये नहीं बता सकते। जैसे जापान और फिलीपींस दो ऐसे देश हैं जहाँ पे ज़्यादातर बहुत ही हाईली प्रोन एरियाज़ है, मोस्ट अर्थक्वेक्स वहाँ पे आते हैं। लेकिन हमारी इंडिया में भुज में, गुजरात में 26 जनवरी 2001 को
बहुत ही हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था और बहुत ही ज़्यादा जान माल का उसमें नुकसान हुआ था। लेकिन अब क्या है, अब वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं ताकि जो अर्थक्वेक को झेल सकें, उसका सामना कर सकें। प्रिकॉशंस हम क्या ले सकते हैं जब अर्थक्वेक आए, तो हमें क्या बचाव करना चाहिए अपना, कि हमें खुली जगहों पे चले जाना चाहिए, मिरर, शेल्व्स, फैंस आदि से दूर रहना चाहिए। कि आपको स्कूल में जैसे ड्रिल करवाई जाती है कि आप फटाफट डेस्क के नीचे छुप जाते हो, कोनों में छुप जाते हो, ये सब हमें करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लड्स। फ्लड्स देखिए इस तरीके से, जब बाढ़ आती है, आपने न्यूज़ में भी अभी भी रिसेंटली पीछे देखा था, मानसून के सीज़न में हमारे बिहार में और वेस्ट बंगाल, असम, ये ऐसे एरियाज़ है जहाँ बाढ़ आती। चाइना का आपने मोस्टली सुना होगा, चाइना में बहुत भयंकर बाढ़ आ गई है। ठीक है, ये प्राकृतिक आपदाएं ऐसी, इनके ऊपर कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है, इसीलिए हमें प्रकृति के हमेशा करीब रहना चाहिए। प्रकृति को हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों, जब प्रकृति रौद्र रूप धारण करती है तो उसके आगे कुछ साइंस टेक्नोलॉजी कुछ नहीं चलता। फ्लड मोस्टली ऑकर व्हेन हैवी रेनफॉल टेक्स प्लेस, एज अ रिजल्ट द रिवर और स्ट्रीम एक्सीड्स इट्स कैपेसिटी, देयर बाय कॉजिंग फ्लड। जब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, तो जो रिवर की कैपेसिटी होती है या उसके साथ जो स्ट्रीम होती है, जो उनकी सब सहायक नदियाँ होती हैं, उनकी जो कैपेसिटी होती है वो उससे ज़्यादा, जैसे ड्रम है, ड्रम में जितना पानी चाहिए उससे ज़्यादा भर दोगे तो क्या होगा, फ्लो हो जाएगा ना। इसी तरीके से रिवर ओवरफ्लो करने लगती है, और जितनी ज़्यादा ओवरफ्लो करती हैं उतनी ज़्यादा ही वो बाढ़ का रूप लेने लगती हैं। कॉज कैसे होती है बाढ़, देखिए सडन मेल्टिंग ऑफ लैंड। अब जबकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अचानक से जब ज़्यादा ही स्नो है माउंटेन्स के ऊपर, जब वो पिघल जाती है तो क्या होगा, पानी बनेगी तो क्या होगा, बाढ़ आएगी। अगर तटीय इलाकों में, कोस्टल जो एरियाज है, समुद्र के पास वाले इलाके, वहाँ पे सुनामी आ जाए या साइक्लोन आ जाए, चक्रवात आ जाए, तो बाढ़ आ जाएगी। कोलैप्स और ब्रीच ऑफ अ डैम और एम्बैंकमेंट बिल्ट अक्रॉस रिवर्स, यानी कि जो डैम्स के साथ साथ में वो बने रहते हैं ना, आपने देखा होगा जैसे बहुत मजबूत एक दीवार टाइप की बनी रहती है, अगर वो टूट जाए तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि उसी ने पानी को रोका हुआ है। अगर वही टूट जाएगी तो एकदम से पानी बहेगा। जब आप बाल्टी से एकदम से बहुत सारा पानी फेंकते हो तो जो छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको बहा ले जाता है ना पानी। तो जब बाढ़ उसी रूप में, देखो कि वो बहुत ही बड़े वास्ट रूप में आती है, तो इतने ज़्यादा उसका इंटेंसिटी होती है, इतना फोर्स होता है उसके अंदर कि वो बड़े बड़े मकान, बिल्डिंग, कारें सब बहा के ले जाती है। और अगर समुद्र में स्ट्रॉन्ग टाइड्स आ जाएं तो भी वो बाढ़ का रूप ले लेंगी। ब्लॉकिंग ऑफ अगर रिवर चैनल्स जो हैं वो लैंडस्लाइड के थ्रू ब्लॉक होंगे, उसकी वजह से भी, क्योंकि एकदम से जब वो खुलते हैं तो वो बाढ़ का रूप लेते हैं। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट हमेशा की तरह इसमें भी यही होगा कि डैमेज होगा लाइफ एंड प्रॉपर्टी का। लेकिन इसके अलावा क्या होगा, क्योंकि पानी जो है गंदा और साफ़ पानी सब मिल जाता है, तो इसकी वजह से जल जनित बीमारियां जो होती हैं, यानी कि पानी के द्वारा जो गंदे पानी से जो बीमारी फैलती है वो बहुत ही ज़्यादा महामारी के रूप में फैलती हैं, और इसकी वजह से पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है, कंटेमिनेट हो जाता है पानी। जो साफ़ पानी होता है वो कंटेमिनेट हो जाता है, कंटेमिनेट यानी दूषित हो जाता है, जिसकी वजह से स्कार्सिटी, पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है। Floods are common in India during the monsoon season. Some areas get flooded due to their proximity to the river. Bihar, West Bengal and Assam experience flood every year. मैंने बताया था आपको कि भारत में तो मानसून के टाइम, मतलब भारत में नहीं, मानसून के टाइम हर जगह फ्लड आने के चांसेस होते हैं, और भारत में ये 3 जगह ही जो हमने पहले ही पढ़ी थी कि इनमें हर साल ही फ्लड आती है। अच्छा, प्रिकॉशन क्या लिया जा सकता है कि जो एम्बैंकमेंट, जो अभी हम बाहरी दीवारों की बात कर रहे थे, अगर वो कहीं से भी ब्रेक होती हैं या उनमें कोई क्रैक्स आते हैं तो गवर्नमेंट को उनको तुरंत की तुरंत ही रिपेयर करवाना चाहिए। देखिए आम नागरिक इस काम को नहीं कर सकते, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने नागरिकों के लिए इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर कहीं फ्लड आने का खतरा है तो वहाँ उस जगह की लाइट तुरंत कट होनी चाहिए, क्योंकि अगर बारिश, पानी में करंट फैलता है ना, अगर बारिश में करंट कहीं तार टूटी रह गई तो वो पूरे इलाके में करंट फैला देगा। इसके बाद चलते हैं ड्रॉट्स। ड्रॉट्स क्या होते हैं, जब सूखा, यानी फ्लड का बिल्कुल उल्टा। देखिए इस तरीके से ज़मीन हो जाती है, ना कोई फसल होती है, ना बेचारे पशुओं के लिए इतनी दिक्कत हो जाती है, बेचारों को पानी नहीं मिलता पीने के लिए, खाने के लिए कुछ खाना नहीं मिलता। ठीक है, तो यानी फ्लड जब हुई कि बहुत तेज़ बारिश, ज़्यादा बारिश हो, लेकिन ड्रॉट क्या हुआ कि जब बारिश हो ही नहीं रही है। ड्रॉट इज़ एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन अ रीजन। ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज हैव वेरी फ्यू नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। फार्मर आर वर्स्ट अफेक्टेड ड्यूरिंग ड्रॉट्स। लेकिन मैं कहूँगी फार्मर से भी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं
जो हमारे जानवर होते हैं, क्योंकि इंसान तो फिर भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, उनके लोग को इंतज़ाम नहीं करता। ड्रॉट्स में जब एक लिमिट तक हर चीज़ सही जा सकती है, लेकिन उसके बाद भी अगर बारिश नहीं होती तो फिर क्या वो सूखे का रूप ले लेती है, और उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि फार्मर्स पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है उस चीज़ का, क्योंकि उनकी खेती बर्बाद होती है। अब जिस चीज़ को बेच के, जिस चीज़ को खा के हम अपना काम चला रहे हैं, जब वही बर्बाद हो जाएगी तो क्या होगा, नुकसान होगा। किस वजह से होती, कॉजेज़ क्या है इसके, देखिए लैक ऑफ रेनफॉल, क्योंकि बारिश ना होना, इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई, अगर हम पानी को बचा के नहीं रखते हैं, वाटर सप्लाई होती नहीं है, हर इंसान की नीड से कम होती है, तो फिर ड्रॉट पड़ जाता है। लैक ऑफ स्नोफॉल, क्योंकि जहाँ वहाँ पहाड़ों पे स्नोफॉल नहीं होगी तो पानी पिघलेगा नहीं, तो फिर नीचे आएगा नहीं। कंसिक्वेंसेज, रिजल्ट क्या होगा इसका, इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर मैक्सिमम फार्मर डिपेंड्स ऑन मानसून, कल्टिवेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन ड्रॉट कंडीशंस। भारत जैसे देश में जहाँ अभी तक हमारी सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, जहाँ पे फार्मर्स जो हैं अभी तक भी उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बारिश के ऊपर डिपेंड करते हैं, वहाँ पे कल्टीवेशन करने में, खेती बाड़ी करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। ड्रॉट में स्कैरसिटी हो जाती है फूड की, खाने की दिक्कत आ जाती है। इट ऑल्सो लेड स्टार्वेशन, हंगर, मतलब भूखमरी पे आ जाते हैं लोग, क्योंकि जब खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, लोग मरने लगते हैं भूख के मारे। ड्रॉट प्रोन एरियाज़, यानी प्रोन एरियाज़ मतलब जो जहाँ पे ज़्यादा संभावना है ड्रॉट होने की, वो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उड़ीसा। ये हमारे देश की बात है, बाकी और भी विश्व में ऐसी जगह हैं जहाँ ड्रॉट ज़्यादा हो सकते हैं। प्रिकॉशंस क्या लिए जा सकते हैं, प्रिकॉशन यानी हम किस तरह से बच सकते हैं। बच इस तरीके से सकते हैं, अगर रिजर्वॉयर्स बनाए जाएं, या रिजर्वॉयर्स जिसमें पानी इकट्ठा करके रखा जा सके, और फार्मर्स को एजुकेट बनाया जा सके, जिससे कि वो ओवर क्रॉपिंग से बच सके, यानी ज़्यादा उगाने से बच सके, या ओवर ग्रेजिंग जो है, पशु ओवर ग्रेजिंग ना करें, उससे बच सके। इनिशिएटिव्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू लिमिट ह्यूमन सेटलमेंट्स इन ड्रॉट प्रोन एरियाज़, जहाँ पे ज़्यादा ही खतरा है वो होने का, क्या बोलते हैं, सूखा होने का, वहाँ पे ज़्यादा बसावट लोगों की नहीं होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब बारिश का पानी, अभी देखिए मानसून गया, हमने सारा पानी नालियों में बहा दिया, क्योंकि हम लोग इस बात पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी बहुत ही ज़रूरी है। आगे आने वाले समय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत नेसेसरी होगी और हर घर को करनी होगी। इसके बाद चलते हैं साइक्लोन्स पे। साइक्लोन क्या होते हैं, जो आपने देखा होगा कार्टून्स, अगर देखा हो, या कोई इंग्लिश मूवी या कोई हिंदी मूवी, या शायद मोस्ट प्रोबेबली साउथ की मूवीज़ में आप लोगों ने देखा हो, कैसे गोल गोल सा एक हवा का वो होता है, और वो क्या करता है, अभी आपने सुन भी, जब बारिश का मौसम होता है तो आपने अक्सर सुना होगा कि तटीय इलाकों में चक्रवात आ गया, तूफान आ गया, अब वो फलानी जगह पर बढ़ रहा है, अब वो इधर की तरफ आ रहा है, ऐसे सुना है ना आपने। वो क्या होता है, वो साइक्लोन होता है, और वो इतनी हैवी, उसकी जो प्रेशर होती है उसकी हवा की इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने साथ सब कुछ, पोल्स, ट्रीज़, घर, मतलब जो उसके रास्ते में आता है उसको अपरूट कर लेता है, मतलब ऐसे निकाल के ले जाता है, उड़ा के ले जाता है जो भी उसके रास्ते में चीज़ आती है। ओवर 103 साइक्लोन्स हैव अफेक्टेड आंध्र प्रदेश टिल टुडे, कॉजिंग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। 103 से भी ज़्यादा साइक्लोन्स आंध्र प्रदेश को अब तक डैमेज कर चुके हैं, इफेक्ट, प्रभाव उस पर अपना डाल चुके हैं। कॉजेज़ क्या है, साइक्लोन्स आर कॉज्ड बाय वार्म ट्रॉपिकल मॉइस्चर बेयरिंग क्लाउड्स दैट डेवलप ओवर सीज और ओशियन। आप हमेशा देखिए साइक्लोन्स कहाँ आएंगे, जो तटीय इलाके हैं, जो सागर के आसपास, क्योंकि सागर जो होता है उसके आसपास की बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर होता है एयर में, और जो गर्म हवा होती है उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर बनता है कि उसकी वजह से फिर जहाँ पे कम प्रेशर की जगह होती हैं उस पर साइक्लोन जो है, हवा जो वार्म ट्रॉपिकल एयर्स होती है उसका प्रेशर बनने के कारण साइक्लोन बनता है, वहाँ पे तूफान आता है। द एयर हीटेड बाय सन राइजेज रैपिडली बिकम्स सैचुरेटेड विद द मॉइस्चर। दिस एयर then condenses into thunder clouds. When the cyclone continues its course and wind blows strongly, they may be very violent. अगर इसी तरीके से साइक्लोन कहीं रुके ना, मतलब हवा की जो गति है वो धीमी ना पड़े, तो वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करते हैं। साइक्लोन्स बहुत ही ज़्यादा भयंकर तबाही मचाते हैं। कंसिक्वेंस, रिजल्ट क्या होता है, हर डिज़ास्टर की तरह इसका भी रिजल्ट होता है कि ये क्या करते हैं, इससे क्या होता है कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डैमेज तो होता ही होता है, लेकिन किस तरीके से होता है। साइक्लोन्स के कारण बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आती है, और बाढ़ के कारण क्या होता है, फिर कॉलरा, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं।
और इसकी वजह से क्या होता है, सारी जो है, क्योंकि हवा में ये उड़ा के ले जाता है, तो जितने भी फ़ोन की तारें होती हैं या लाइट की तारें होती हैं वो सब ये तबाह कर देता है, जिससे लोगों का कम्युनिकेशन टूट जाता है। प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं कि हम वेदर फोरकास्ट की वार्निंग्स को सीरियसली लें, उन्हें रेगुलर देखें, और अगर ऐसी कोई वार्निंग हो तो हमें सेफ़ जगह पे चले जाना चाहिए और सागर के पास वाले एरिया से हमें बचना चाहिए, वहाँ पे बसावट कम होनी चाहिए। कीप द फ़ोन नंबर्स ऑफ हॉस्पिटल रिलेटिव, और हमें हर वक्त अपने पास हेल्प एजेंसीज़ की, अपने रिश्तेदारों की, जानकारों की और हॉस्पिटल्स वगैरह के नंबर हमारे फ़ोन में होने चाहिए। उसके बाद आता है आपका सुनामी। सुनामी आपको पता ही है, अभी आपने पिछले कई सालों पहले देखा था कि जापान में कितनी भयंकर रूप से सुनामी आई थी। सुनामी इज़ अ सीरीज़ ऑफ वेव्स, मतलब लगातार वेव्स आती हैं, कितनी 30-40 मीटर ऊंची, आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा, और ये इतना भयंकर रूप से मतलब तबाही मचाती हैं कि मतलब पूरा इन्होंने जापान एक तरीके से तबाह ही कर दिया था, समझ सकते हो आप। इसमें क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण सुनामी आती है, अंडर वाटर एक्सप्लोजन के कारण, यानी समुद्र के नीचे जो एक्सप्लोजन्स होते हैं या अर्थक्वेक आता है उसके कारण सुनामी होती है। रिज़ल्ट क्या होता है कि ये क्योंकि सागर से शुरू होती है तो ये बहुत ही बड़े उस पर कोस्टलैंड को, तटीय इलाकों को तबाह करती है सबसे ज़्यादा। और वहाँ पे देखिए, जो फिर अगर वहीं पे तबाही हो जाएगी, सागर वागर टूट जाएंगे, वो बंदरगाह वगैरह टूट जाएंगी, वो वहाँ पे जो जहाज़ खड़े होंगे वो टूट जाएंगे, तो उससे क्या होगा, व्यापार पे असर पड़ेगा। जब सामान आएगा ही नहीं तो लोग खरीदेंगे क्या, बेचेंगे क्या, तो उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो वो खरीदेंगे क्या चीज़, खाएंगे कैसे, अपना उनका लाइफस्टाइल ख़राब होगा। तो इस तरीके से शब्द एक सुनामी है, लेकिन वो इस तरीके से पूरी की पूरी ज़िंदगियाँ तबाह कर देता है। प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं इसमें, प्रिकॉशन ये ले सकते हैं कि जैसे ही सुनामी की वार्निंग हो, लोग सेफ इलाकों में चले जाएं, सागर से दूर। वन शुड स्टे अवे, और हमें ज़्यादातर ना नदी के किनारों पे, सागर के किनारों पे रहना चाहिए ही नहीं। इसके बाद आ जाइए आप वॉल्केनो पे। देखिए वॉल्केनो इस तरीके से होता है, ये आपका मैंने एक वीडियो डाला भी हुआ है वॉल्केनो का, जिसमें आप लोगों ने वॉल्केनो बना के मुझे भेजी थी लॉकडाउन के दौरान, तो वो भी आप देख लेना, आपको याद आ जाएगा कि आपने कैसे बनाया था। और देखिए वॉल्केनो क्या होता है, इस तरीके से वॉल्केनो होता है, उसमें अंदर से इरप्शंस होते हैं और लावा बनता है, और फिर वो एकदम से फटता है, तो गैसेस जो होती है वो ऊपर चल जाती है, और लावा जो होता है वो एकदम गर्म, बहुत ही गर्म होता है, और वो ऐसे चारों तरफ बहता है। जब वो इस तरीके से बहता है तो उसके रास्ते में जो भी चीज़ें आती हैं वो सबको जला देता है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। A volcano is a vent or opening on the Earth's crust through which molten materials, magma, come out from interior. Thus, a volcanic eruption takes place. ठीक है, the molten magma that flows out through the vent is called lava. Gases and ash are forced out of cracks from the crust of Earth. When the volcanic eruption stops, the lava cools down. It forms a mountain. A bowl-shaped opening formed at the top of such mountain is called a crater. देखिए जब लावा ठंडा हो जाता है तो वो क्या, फिर क्योंकि वही है कोई चीज़, तो वो क्या बनाता है, फिर एक माउंटेन बनाता है, और उसके ऊपर का जो ये ऐसे इसको छेद है, इसको क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज कितनी है, एक्सटिंक्ट और डेड वॉल्केनो और दोज, जो ऐसे वॉल्केनोज होते हैं ना उनका ये होता है कि अभी डेड हो चुके हैं, इनमें कुछ नहीं बचा, ये मतलब नाम के ही वॉल्केनो है, इन्हें बोलते हैं एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट पता है ना आपको, जैसे जानवरों के लिए बोलते हैं कि भाई ये तो लुप्त हो चुका है, इसी तरीके से सोया हुआ डेड बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पे एक किलिमंजारो जो अफ्रीका का है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। और देखिए यहाँ पे प्रोबेबली वर्ड का यूज़ किया गया है क्योंकि शायद ये कभी भी नहीं अब होगा, शायद, लेकिन प्रकृति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, वो कभी भी किसी भी चीज़ को कर सकती हैं, उनके हाथ में सब कुछ होता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद डोरमेंट और स्लीपिंग वॉल्केनो, ये ऐसे होते हैं कि जो कभी भी जगते नहीं हैं, सोते हुए होते हैं, लेकिन पता है ना कुंभकर्ण, नींद से जग भी जाते हैं, तो इस तरीके से इनमें इरप्शन हो भी सकता है। माउंट फुजियामा जापान का जो वॉल्केनो है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। और थर्ड और मोस्ट डेंजरस जो वॉल्केनोज हैं वो है एक्टिव वॉल्केनोज। इसमें है माउंट एटमो, इटली का है, ये इसका एग्जाम्पल है, और ये इतने ज़्यादा डेंजरस हैं कि ये कभी भी इरप्ट होते रहते हैं और जान माल का नुकसान करते रहते हैं, ठीक है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि जैसे ही इसका वो फैलता है तो ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत डैमेज करता है। जैसे जैसे जहाँ तक लावा फैलता जाएगा वहाँ तक वो घास, पेड़, ज़मीन, जानवर, जो कुछ भी आएगा सबको नाश करता हुआ, मारता हुआ चलेगा। प्रिकॉशन क्या है कि जो भी एक्टिव वॉल्केनोज हैं उनके आसपास लोग ना रहें, और
फूड और वाटर हमेशा अपने घर में स्टोर करके रखें इमरजेंसी के लिए। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। चैप्टर काफ़ी बड़ा था, पहले मैंने सोचा कि इसको 2 पार्ट्स में बना दूँ, लेकिन फिर वो मुश्किल हो जाता, तो मैंने इकट्ठा ही बना दिया है। और आप इसको प्लीज़ पूरा देखिएगा, समझिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगी। इसी तरीके से आपको पढ़ते रहना है, खुश रहना है, अपना ध्यान रखना है, अपने पेरेंट्स का, घर वालों का, दादा दादी का, बड़े लोगों का भी ध्यान रखना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चों, बाय।